myself Dr. Priyanka. Once again, continuing with the theory of international trade. हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी दैट वाज मर्केंटलिज्म के बारे में डिस्कस किया था. आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स प्लस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. इंटरनेशनल ट्रेड में करीबन मैंने आपको बताया था 4 to 5 थ्योरीज हैं, जिसमें से एक हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज मर्केंटलिज्म. Now, today we are going to discuss about absolute cost advantage. Now, the theory of absolute cost advantage. इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे. Absolute cost advantage theory को हम 2x2 मॉडल भी बोलते हैं. अब इसको 2x2 मॉडल क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक रीजन है. देखिए, 2x2 यहाँ मतलब है कि दो कंट्री और दो गुड. इस थ्योरी के अंदर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि किसी भी कंट्री पे जिसपे ये ट्रेड थ्योरी हम यूज कर रहे हैं, वहां मतलब जो कंट्रीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहां सिर्फ दो ही कंट्री हैं जो वर्ल्ड ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और दो ही गुड्स हैं उनके आपस में ट्रेड करने के लिए. तो 2 countries and 2 goods are there. So this theory is also known as 2x2 model. Now, starting with the theory, this theory was propounded by Adam Smith. Adam Smith, we all know that कि he is the father of economics and इन्होंने काफी ज्यादा हमारे classical economics and neoclassical में help किया है. Adam Smith in 1776 arguing that the country gains from trade. Adam Smith इस चीज को बहुत फेवर करते थे कि कोई भी कंट्री ट्रेड करने से हमेशा फायदे में रहती है. एक कंट्री ट्रेड करेगी तो उसे गेन्स होंगे ही होंगे. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मर्केंटलिज्म को हाईली क्रिटिसाइज किया था एडम स्मिथ ने, और उसके बाद ही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी एडम स्मिथ लेकर आए थे. और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कंट्री हमेशा गेन फील करेगी, हमेशा गेन लेगी अगर वो ट्रेड करेगी, तो अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी तो. According to him, when countries specialize on the basis of absolute advantage in cost, they do international trade. अगर कोई कंट्री स्पेशलाइज करती है किसी चीज को बनाने में, या एब्सोल्यूट एडवांटेज इन कॉस्ट का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी क्या होता है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी. Just as a tailor does not make his own shoes and a cobbler does not stitch his own suit, and both gains by exchanging shoes and suits. बहुत ही कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा हर इंसान का अपना एक काम बटा हुआ है. जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीच ही करती हूँ, मैं बाकी की चीजें नहीं करती हूँ. ऐसे ही एक कॉबलर है, वो सिर्फ शूज बनाता है, वो और काम नहीं करेगा. टेलर कपड़े सिलता है तो वो और काम नहीं करेगा. तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके हमें समझा रहे हैं कि जैसे एक जूते बनाने वाला कॉबलर जो है अपना सूट खुद नहीं स्टिच करता, और ऐसे ही टेलर जो है जो कपड़े स्टिच करता है वो अपने जूते खुद नहीं बनाता. वो अपने लिए कपड़े बना सकता है, कॉबलर अपने लिए शूज बना सकता है, कॉबलर टेलर के लिए शूज बना सकता है, और टेलर कॉबलर के लिए सूट बना सकता है, और आपस में वो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से. यहाँ सारा कॉन्सेप्ट स्पेशलाइजेशन का है. हमारी सारी इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है कि जो जिस काम में स्पेशलाइज है वो वही काम करेगा ना. तो अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या कहते थे कि कंट्री स्पेशलाइज ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का यहाँ पर मतलब है कि जो जिस चीज में स्पेशलाइज है उसको उस चीज में कॉस्ट भी तो कम पड़ेगी. आज अगर मैं किसी काम को करने में स्पेशलाइज्ड हूं तो मुझे वो काम करने में टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी. और अगर मैं ये काम किसी ऐसे इंसान को करने के लिए दे दूं जिसको वो काम ठीक से नहीं करना आता, तो वो जो है उस काम को करने में बहुत देर लगाएगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी. तो इसी वजह से यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हर कंट्री का अपना एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है प्रोडक्ट को लेके. यहाँ पर एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर मैंने 2 कंट्रीज ली है और 2 गुड्स लिए हैं. मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हम यहाँ इसको 2x2 मॉडल बोलते हैं. 2x2 मॉडल बोलने के पीछे रीजन यही था कि हम 2 ही कंट्री और 2 ही प्रोडक्ट्स लेते हैं. यहाँ पर 2 कंट्री मैंने जो ली है वो है इंडिया एंड ब्राजील, और 2 प्रोडक्ट जो मैं ले रही हूँ वो है व्हीट और कॉफी. अब यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिए, इस टेबल को समझेंगे. इंडिया और ब्राजील दोनों ही 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, व्हीट एंड कॉफी, यूजिंग यूनिट्स ऑफ लेबर 1. मतलब इंडिया भी अगर एक लेबर अपना यूज करती है तो उस एक लेबर से इंडिया 20 यूनिट ऑफ व्हीट बना सकती है या फिर 10 यूनिट्स ऑफ कॉफी बना सकती है. It's very simple to understand. India, by using its 1 unit of labor, can produce 20 units of wheat
or 10 units of coffee. I am not saying and, I am saying or. 20 units of wheat or 10 units of coffee. Either he will produce 20 units of wheat or 10 units of coffee. और इंडिया के पास एक और ऑप्शन क्या है कि वो आधा आधा अपना रिसोर्सेस यूज कर ले. मतलब अगर एक लेबर है तो वो अपना एक लेबर जैसे वीट बना रहा है तो आधा वीट लेबर का आधा दिन वीट बनाने में लगा दे और आधा दिन कॉफी, तो आधा आधा हो गया ना रिसोर्सेस. ऐसा कुछ कर सकता है. बट अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि या तो वो एक लेबर से 20 यूनिट्स ऑफ वीट बना सकता है या 10 यूनिट्स ऑफ कॉफी. एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक ऑन ब्राजील, ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील इज स्पेशलाइज्ड इन कॉफी, वी ऑल नो दैट. तो वही एक लेबर से अगर व्हीट की प्रोडक्शन करता है तो इट कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट और 20 यूनिट्स ऑफ कॉफी. तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इंडिया की जो कॉस्ट एडवांटेज है वो व्हीट को बनाने में ज्यादा है और कॉफी को बनाने में कम है. दैट मीन्स इंडिया कम कॉफी बना पा रहा है विद द सेम यूनिट ऑफ रिसोर्सेज और ज्यादा व्हीट बना रहा है क्योंकि इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन या लेबर आप कह सकते हो या एनीथिंग फेवर्स व्हीट, और वही ब्राजील में कॉफी को फेवर करता है. अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्म में देखें तो आप रेशियो ऑफ एक्सचेंज पर यूनिट की टेबल में देखें, एक यूनिट ऑफ व्हीट बनाने की कॉस्ट है आधी यूनिट ऑफ कॉफी, या वाइस वर्सा एक यूनिट ऑफ कॉफी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट. ऐसी ब्राजील में भी हम 1 यूनिट ऑफ व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख सकते हैं कि 2 कॉफी है, 2 यूनिट्स ऑफ कॉफी. एंड 1 यूनिट ऑफ कॉफी बनाने के लिए उसको आधा यूनिट ऑफ व्हीट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. तो साफ पता चल रहा है कि इंडिया को व्हीट बनाना ज्यादा फायदेमंद है और ब्राजील को कॉफी बनाना ज्यादा फायदेमंद है. अब इंडिया अगर अपने आधे आधे रिसोर्सेज व्हीट और कॉफी में लगाए और ब्राजील भी ऐसे करे तो उसको बनाने के बजाय अगर इंडिया होलसेल व्हीट बना ले और ब्राजील होलसेल कॉफी बना ले तो क्या दोनों को फायदा नहीं होगा? क्योंकि इंडिया की स्पेशलाइजेशन व्हीट बनाने में है तो वो 40 यूनिट्स बना पाएगा, ब्राजील की स्पेशलाइजेशन कॉफी बनाने में है तो वो 40 यूनिट्स ऑफ कॉफी बना पाएंगे. आप इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, इंडिया अगर सिर्फ ट्रेड नहीं करता, इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है 30 यूनिट्स टोटल, 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 10 यूनिट्स ऑफ कॉफी, और ब्राजील भी सेम 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 20 यूनिट्स ऑफ कॉफी. तो 30 प्लस 30 इज 60. बट इफ यू गो ऑन आफ्टर ट्रेड, अगर वो ट्रेड करते हैं तो इंडिया 40 यूनिट्स ऑफ व्हीट बना सकता है और ब्राजील 40 यूनिट्स ऑफ कॉफी. समझ आई आपको बात? तो 40 प्लस 40 इज 80. तो हेंस क्लियरली सारे ही तरफ से अगर हम देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें या टोटल प्रोडक्शन के कॉस्ट से देखें, तो ओवरऑल इंडिया और ब्राजील को आपस में ट्रेड करने से बेनिफिट है. तो इस वजह से आप ये देखेंगे कि जो इंडिया और ब्राजील दोनों को ही ट्रेड करने में फायदा है. जैसे आप पिछली स्लाइड में हम देख रहे थे, सपोज देयर आर 2 कंट्रीज इंडिया एंड ब्राजील एंड दे प्रोड्यूस 2 कमोडिटीज व्हीट एंड कॉफी. मैंने ये कुछ नया नहीं लिखा है, टेबल की ही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको रीड करके सुना रही हूँ. 20 units of wheat is produced by one labor by India, or he can produce 10 units of coffee, and by one labor 10 units of wheat or 20 units of coffee can be produced by Brazil. Hence India has absolute advantage in producing wheat, and on the other hand Brazil has absolute advantage in producing coffee. तो ये कुछ भी नहीं है, उस टेबल की एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने लिखी, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम लिखें क्या. आपका समझ आ गया बट लिखना क्या है, तो मैंने उन्हीं के लिए ये जो है एक्सप्लेनेशन लिखी है, तो आप इसको नोटेड डाउन कर सकते हैं. तो ये तो था हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी. बट आप जैसे कि जानते हैं इकोनॉमिक्स में हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, हर थ्योरी एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके कहीं ना कहीं फेल हो जाती है. तो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म था. Definitely countries will always trade whenever it has absolute cost advantage. Absolute cost advantage को देखते हुए countries हमेशा ट्रेड करते हैं. But इसको क्रिटिसाइज कहाँ किया गया? It is not always necessary that a country has absolute advantage in at least one commodity. Mostly in backward countries, अगर हम backward countries की तरफ जाएं या हम underdeveloped countries की तरफ देखें, तो ऐसी बहुत सारी आपको कंट्रीज दिख जाएंगी जिनका किसी भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है ही नहीं बनाने में. Then what about the trade? वो ट्रेड कैसे करेंगी? उनके साथ तो कोई कंट्री ट्रेड करने को तैयार नहीं होगी फिर. तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे पॉसिबल नहीं है हर कंट्री पे जो एप्लीकेबल हो जाए. दूसरा, 2 कंट्रीज एंड 2 गुड मॉडल इज नॉट प्रैक्टिकल. ऑब्वियसली हमने जो सबसे पहले एजम्पशन ही ली है वही बड़ी अनरियलिस्टिक एजम्पशन है जो एडम स्मिथ ने ली है कि 2 ही कंट्रीज होंगी और 2 ही गुड्स हैं.
तो आप ये सोच के चलें कि ना तो खाली 2 कंट्रीज है दुनिया में और ना ही सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थ्योरी वैसे ही एक वेग थ्योरी के तौर पे मानी गई थी, क्रिटिसाइज किया गया था इसको, बट नो डाउट एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी इज स्टिल एप्लीकेबल एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी का एक एडवांस वर्जन जो है वो आपका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, जो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।